हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी, जिसमें कि आज है चैप्टर 7। इसका नाम है जन सुविधाएं। इसके पहले चैप्टर 6 तक करा दिया गया है, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। ये हम लोग सेगमेंट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। तो देखिए यहाँ पर चित्र के साथ में लिखा हुआ है, अमू और कुमार चेन्नई में एक बस से सफ़र कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वे जल सुविधाओं को देखते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अन्नागार है, राम गोपाल और सैदापेट, यहाँ पर पद्मा, और यहाँ पर ये माटीपाक्कम शिवा, और यहाँ पर ये मैलापुर है जो कि सुब्रमण्यम। तो चेन्नई के लोग और पानी। श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी की छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका खासा आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम हो जाता है। शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती हैं, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यम टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपये खर्च करते हैं। पानी के पानी के पीने के पानी के साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जलाशय मतलब कि स्टोरेज बना रखा है। उसके लिए मणिपाकम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। पद्मा घरेलू नौकरानी है। वह सैदापेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपये माहवार है, मतलब कि 650 रुपये महीने का। उसकी झुग्गी में न तो शौचालय है और न ही पानी का अन्य स्रोत। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए एक कोने में ही एक नल है। इस नल में रोज़ 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियाँ भरने की मौका मिलता है, मतलब 3 बाल्टी पानी इतने भर सकते हैं। इसी पानी का लोग नहाने धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता। उन्हें टैंकरों का घंटों इंतजार करना पड़ता है। जीवन के अधिकार के रूप में पानी। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल यह हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफ़ी ऊपर आता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण अब रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुँच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूब नगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को दोहराया है। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है, जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूब नगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराएं। जल सुविधाएं क्या है? पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन 2 सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीज़ें हैं। इन्हें जन सुविधाएं के नाम से जाना जाता है। किसी
जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के फायदे के लिए फायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है और किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फ़ायदा होता है। सरकार की भूमिका क्या है? तो चूँकि जन सुविधाएँ इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की ज़िम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर ज़रूर आनी चाहिए। जी हाँ, यह ज़िम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियों में से यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएँ मुहैया कराएँ। आइए इस बात को समझें कि यह ज़िम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। कक्षा 7 की पुस्तक में बाजार में एक खमीज अध्याय को पढ़कर आप यह समझ चुके होंगे, ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है? फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी। लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए देखा होगा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाओं तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्चा उठा पाते हैं। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। यदि यह सुविधा यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। देखिए यहाँ पर है पोलियो पिलाते हुए। सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन भी इसी तरह की योजनाओं के तहत आता है। इस चित्र में एक छोटे बच्चे को पोलियो खुराक दी जा रही है, देखिए। और देखिए यहाँ पर ये स्कूल का दिखाया गया है कि भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यक्रमों एवं शोधार्थियों के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफ़ी असमानता रही है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? तो इसको जानिए। आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपने नफ़े मुनाफे का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुँचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोज़ाना एक निश्चित मात्रा में पानी खर्च उठा सकें। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। कुमार, किसी झुग्गी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करोगी? तो अब अम्मू, झुग्गी बस्तियाँ ऐसी क्यों होती हैं? क्या वहाँ जन सुविधाएँ नहीं होनी चाहिए? कुमार, मेरे ख्याल में जन सुविधाएँ उन लोगों के लिए होती हैं जो बस्तियों में ठीक ठाक घरों में रहते हैं। वही लोग हैं जो कर चुकाते हैं। अम्मू, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केवल ठीक ठाक बस्तियों को ही नहीं बल्कि सभी जन सुविधाएँ मुहैया कराएं। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या बस्ती के लोग देश के नागरिक नहीं हैं? उनके भी तो कुछ अधिकार हैं। तो कुमार गुस्से में कहता है, पर ऐसे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। अम्मू कहती है, चाहे जो हो उसे रास्ता तो निकालना पड़ेगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि सड़क, पानी, बिजली के बिना झुग्गियों में ज़िंदगी कैसी होगी? कुमार कहता है, अरे। तो फिर अम्मू कहती है, हमारे संविधान में बहुत सारी जन सुविधाओं को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारों का की अवहेलना न तो
न हो, ताकि हर व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जी सके। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है, केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है, रुपया कहाँ जाता है? जैसे पेंशन में चला जाता है 5 रुपये, जैसे कि 1 रुपये मान लीजिए है, 1 रुपये में से 5 पैसे चला जाता है पेंशन पर, और अन्य पैसे चला जाता है 8 पैसे चला जाता है अन्य पे, और वित्त आयोग और अन्य अंतरण पर चला जाता है 8 पैसे, आर्थिक सहायता पे 9 पैसे, रक्षा पर 9 पैसे, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पे 9 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 10 पैसे, और ब्याज अदायगी पे 18 पैसे, और करों और शुल्क राज्यों के हिस्सा पर 24%, मतलब 24 पैसे। तो इस प्रकार इतने चले जाते हैं। अब यहाँ पर दिया है जन सुविधाएं क्या होती हैं। तो जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए। फिर दूसरा सवाल है, सर को सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए, सड़कें बनाने के ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर न छोड़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवा सकती है? तीसरा है, अपने घर के पानी के बिल को देखें और पता लगाएं कि आपके इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है? पानी के ज़्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? किसी वेतनभोगी कर्मचारी, अपना व्यवसाय, फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से बात करके पता लगाएं कि लोग किस किस तरह के कर सरकार को चुकाते हैं। अपने नतीजों को कक्षा में शिक्षक को दिखाएं और चर्चा करें। यहाँ पर है, चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। इस अध्याय के अगले हिस्सों में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह जन सुविधा बहुत मायने रखती है। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था, चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी ज़रूरत ही पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहाँ पानी का भंडारण किया गया है, उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों में कम पानी मिलता है। जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है, तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतल बंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है। यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज़्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतल बंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी नहीं मिल जाता है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है, उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। इस स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है कि ग्रामीण इलाकों में मनुष्य और मवेशियों दोनों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ कुआं, हैंडपंप, तालाब और कभी कभार छत पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है, इनमें से ज़्यादातर निजी स्वामित्व में है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति का और भी ज़्यादा अभाव है। देखिए, अगर ऐसे पानी निकालना पड़े तो फिर ऐसे लोग पानी पीते भी हैं। अब देखते हैं विकल्पों की तलाश। तो चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती हैं। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी, 1 बाल्टी भी पानी मिलता है। तो दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर यानी 80 बाल्टी पानी तक मिलता है।
यहाँ पर है मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। यह रेलवे हर रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। 300 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूंढने आते हैं। इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन सहन की भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश लोग शहर में नहीं रह सकते। इन सब बातों का निष्कर्ष देखते हैं। जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाए। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और इससे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए। तो देखिए अब आगे आता है अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो रोकिए और क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखिए इस प्रकार ये हम लोग आज पढ़ रहे थे चैप्टर 7 जन सुविधाएं। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो और एनसीईआरटी देखिए पढ़ी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस और आईएएस के लिए और आरओ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस पर बने रहिए ऐसे वीडियो के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।